हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम 2021 से रिलेटेड फिजिक्स और केमिस्ट्री का मिक्स्ड प्रैक्टिस सेट सेकंड को लेकर के आए हैं। तो देखिए इसमें क्या दिया गया है, प्रैक्टिस सेट 2। तो इसके जो क्वेश्चन दिए गए हैं हम देखते हैं। दोस्तों देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 जो दिया गया है इसमें, किसी नाव पर अधिकतम 1000 किलोग्राम का भार रखा जा सकता है। खाली नाव का 1/5 भाग पानी में डूबता है, नाव का भार है। तो दोस्तों आपको बताते चलें कि इसके पहले हमने एक प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करा दिया है आपको, और वो चीज़ हमने चैनल की प्लेलिस्ट में डाल दिया है, तो अब जा कर के देख सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे प्रैक्टिस सेट 2 के क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। क्या है कि किसी नाव का पर अधिकतम 1000 किलोग्राम का भार रखा जाता है। कोई नाव है जिस पर हम 1000 किलोग्राम का भार रख रहे हैं। खाली नाव का 1/5 भाग पानी में डूबता है, नाव का भार है। अब देखो, खाली नाव जब होती है तो उसका 1/5 भाग पानी में डूब जाता है। तो पूछ रहा है कि नाव का भार क्या है। जब हम 1000 किलोग्राम का कोई चीज़ रखते हैं तो 1/5 भाग जो है नाव जो है पानी में डूब जाती है। तो पूछ रहा है कि नाव का भार कितना है। तो नाव का भार 150 किलोग्राम है कि 250 किलोग्राम है, 500 किलोग्राम है या फिर 100 किलोग्राम है। तो इस क्वेश्चन के आंसर को हम देखते हैं। तो दोस्तों देखिए, अगर आपने प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर लिया तो ये मान के चलिए एग्ज़ाम में, एंट्रेंस एग्ज़ाम में आपके बहुत सारे क्वेश्चन मिलने वाले हैं। ये मान के चलिए अगर हम 10 प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं आपको, तो उसमें से ये मान के चलिए 40% 50% में से 40% चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या है। यहाँ पे कह रहा है कि माना नाव का भार स्मॉल w है, इसलिए w बराबर 1/5 VPG उस पर 1000 किलोग्राम भार रखने पर वह पूर्ण रूप से जल में डूब जाती है। अतः w + 1000 VPG। समीकरण 2 को समीकरण 1 से भाग देने पर, तो समीकरण 2 जो हमारा दिया गया था और समीकरण 1 जो हमारा बना, इनको जब आपस में भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, w + 1000 बटे w और VPG और 1/5 VPG। तो जब इनको भाग देंगे आपस में तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए आएगा 5w w + 1000। अब w बराबर आ जाएगा 1000/4 और 250 ग्राम, यानी जो नाव का भार आएगा कितना आएगा, 250 ग्राम आएगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको ये संबंध पता होना चाहिए कि ये चीज़ होता है। और जब 1000 किलोग्राम भार रखने पर वह पूर्ण रूप से जल में डूब जाती है, तो मतलब इसमें 1000 जोड़ देंगे। फिर इसी को क्या करना है, समीकरण 1 और समीकरण को 2 को भाग दे करके हम w का मान ज्ञात कर लेंगे। तो आएगा हमारा 250 ग्राम। तो वही जो हमारा 250 ग्राम आया है, इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में आंसर क्या हो जाएगा, 250 ग्राम, बी वाला इसका सही हो जाएगा। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया गया है कि 2.76 ग्राम सिल्वर कार्बोनेट को गर्म करने पर बचे अवशेष का भार होगा। अब 2.76 ग्राम सिल्वर कार्बोनेट है, AgCO3 है। उसको हम जब गर्म करेंगे तो बचे अवशेष का भार कितना होगा। तो ये भी हमारा न्यूमेरिकल ही है। तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। तो देखिए इसका आंसर हम देखते हैं। यहाँ पे देखिए, जब हम Ag सिल्वर कार्बोनेट को लेते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे देखिए अब क्रिया क्या बनती है कि जब हमने 2AgCO3 को लिया तो ये बना क्या, 4Ag2CO2 और O2 में टूट गया। अब इसके बाद क्या हुआ, 2AgCO3 को हमने क्या लिखा, इस प्रकार से लिख दिया। 2 कॉमन किया हर जगह से, तो हमने इसको इस प्रकार से लिखा। अब देखिए Ag का हमने वो रखा परमाणु भार, कार्बन का रखा और ऑक्सीजन का रखा। अब जब इनको सबको आपस में गुणा कराया तो क्या आया, 4 × 108। और जब इनको Ag का मान निकाला तो 432 आ गया। अब Ag2CO3 को गर्म करने पर, अब Ag2 मतलब सिल्वर कार्बोनेट को जब हम गर्म करेंगे तो क्या होगा कि 2 × 276 ग्राम Ag2CO3 से बचा अवशेष बराबर क्या हो जाएगा, 432 हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे देखिए बराबर कितना हो जाएगा, 432। तो अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, 2.76 ग्राम Ag2CO3 से बचा अवशेष
अब 2.76 ग्राम के लिए निकालना है तो क्या करेंगे, 432 गुणे 2.76 बटे 2 गुणे 76। अब जब इनका गुणा आपस में कराएंगे आएगा 216, और इनका जब आपस में गुणा कराएंगे तो आएगा 100, यानी कि काट पीट के कितना आएगा 216 बटे 100। और जब इनको भाग देंगे तो आएगा 2.16 ग्राम। तो 2.16 ग्राम क्या आ जाएगा, बचा अवशेष क्या होगा, 2.16 ग्राम होगा। तो देखिए दोस्तों क्या है यहाँ पे, इसमें क्या करना था, जो हमारा सिल्वर कार्बोनेट था उसको पहले इस रूप में तोड़ लेना था, फिर इसके बाद क्या करना था, परमाणु भार ज्ञात कर लेना था। इसके बाद क्या करना था, Ag2CO3 को गर्म करने पर 2 गुणे 276 ग्राम Ag2CO3 अवशेष बचा तो 432 ग्राम बचा। तो अब इन्हीं को क्या करना था, 2.76 ग्राम के लिए निकाल लेना था। तो हमारा आ जाएगा कितना, 2.16 ग्राम हमारा अवशेष बचेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 कहाँ पे गया, हमारा मिनट, हाँ यहाँ पे देखिए। तो 2.16 ग्राम कितना आ रहा था उत्तर, 2.16 ग्राम, यानी इसका सी वाला सही है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारा, कि एक गैस का सूत्र CON है, यदि इसका वाष्प घनत्व 56 है तो n का मान, यहाँ पे जो CON है सूत्र दिया किसी गैस का है। अब ये CO2 होगा, CO3 होगा, क्योंकि इसका सिर्फ क्या दिया गया, वाष्प घनत्व दिया गया 56। तो अब इसका भी आंसर हम देखते हैं। देखिए दोस्तों, जितने भी हम प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं उसमें ज़्यादातर हम न्यूमेरिकल को ज़्यादा ऐड कर रहे हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल जो होते हैं बहुत ही टफ आते हैं और जल्दी मतलब सॉल्व नहीं होते हैं। बाकी 1-2 नंबर वाले क्वेश्चन को तो हम ऐसे भी कर लेते हैं। बाकी जितना हम करा रहे हैं 10 प्रैक्टिस सेट कराएंगे, 10 में न्यूमेरिकल प्लस क्वेश्चन दोनों हैं, थ्योरी वाले क्वेश्चन भी न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन दोनों आएंगे। तो अभी तो खैर न्यूमेरिकल चल रहे हैं, तो न्यूमेरिकल को आप देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का क्या है। क्वेश्चन नंबर 3, CON का अणु भार n गुणे 12 + 16 बराबर 28 n। अब देखिए इसका अणु भार याद कर लेंगे, कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 28 n आ गया। क्योंकि अणु भार बराबर होता है 2 गुणे वाष्प घनत्व, ये हमारा होता है अणु भार बराबर 2 गुणे वाष्प घनत्व, इसलिए 28 n बराबर 2 गुणे 56। तो n का वैल्यू कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। देखो अणु भार बराबर होता है 2 गुणे वाष्प घनत्व, अब हमने अणु भार ज्ञात कर लिया था तो 28 n रखा यहाँ पे, और वाष्प घनत्व में पता ही था। तो इनको जब हमने मान रखा तो n बराबर हमारा क्या आ गया, 4 आ गया यहाँ से। तो n का वैल्यू क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखते हैं, तो इसमें जो ऑप्शन होगा 4 वाला सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। किसी धातु का द्रव्यमान 500 ग्राम तथा विशिष्ट ऊष्मा 0.5 है, उसकी धारिता ज्ञात करना है। धातु का द्रव्यमान m का मान दिया गया है और उसकी विशिष्ट ऊष्मा 0.5 दी गई है। उसकी धारिता हमको बताना है कि 250 कैलोरी होगी, 25 कैलोरी होगी, 250 कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस, या फिर 25 कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस। उसकी ऊष्मा क्या होगी, उसकी धारिता पूछ रहा है कि क्या होगी। तो देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा, ऊष्मा धारिता C बराबर होता है m × s। फार्मूला क्या होता है ऊष्मा धारिता का, कि C बराबर m × s, जहाँ m द्रव्यमान होता है, s विशिष्ट ऊष्मा होती है। तो इनका जब आपस में गुणा कराएंगे तो 250 कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस होगा। अब ऊष्मा धारिता का जो देखो यहाँ से एक क्वेश्चन और बन सकता है कि ऊष्मा धारिता का मात्रक क्या होता है, तो अब बता देंगे कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस होता है। तो यहाँ से देखिए एक क्वेश्चन और आपको मिल गया। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना था इस क्वेश्चन में, C बराबर m × s, ये आपको अगर पता है ये फार्मूला तो आप मान रख करके 250 कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस याद कर सकते हैं क्वेश्चन के आंसर को। तो देखिए अब देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। तो यहाँ पे देखिए, तो इसमें क्या हो जाएगा, 250 कैलोरी नहीं होगा, 250 कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस, क्योंकि धारिता का जो मात्रक होता है कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस होता है, इसीलिए 250 कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस होगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। एक यात्री 15 किलोग्राम भारी अटैची को सिर पर उठाए 36 सड़क पर 10 मीटर चलता है। यात्री द्वारा अटैची पर किया गया कार्य होगा। अब देखो एक यात्री है, वो 15 किलोग्राम की अटैची को सिर पर अपने रखे हुए 36 सड़क पर 10 मीटर चलता है। 10 मीटर ये चला, ये सड़क है, 10 मीटर चला
अब यात्री द्वारा अटैची पर किया गया कार्य पूछ रहा है, W पूछ रहा है कि क्या होगा। तो इस क्वेश्चन के आंसर को हम देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का जो सही आंसर है क्या है कि चूँकि अटैची का भार ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर कार्य करता है। यहाँ पे देखिए, चूँकि अटैची का भार ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर कार्य करता है और इस दिशा में अटैची में कोई विस्थापन नहीं हुआ है, अतः अटैची पर किया गया कार्य क्या होगा, शून्य होगा। दोस्तों आपको बताते चलें, जो हमारी अटैची है वो ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर कार्य करती है। जैसे व्यक्ति था तो इसने सर पे अटैची रखी थी, है ना। तो अब ये जो अटैची है जो अपना कार्य करेगी ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर कार्य करती है। तो इसमें क्या दिया गया है कि इस दिशा में अटैची में कोई विस्थापन नहीं हुआ, तो ऊर्ध्वाधर की दिशा में कोई विस्थापन हुआ नहीं, विस्थापन इस क्षैतिज दिशा में हुआ, तो इसीलिए क्या होगा, कार्य जो हमारा होगा शून्य होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा कि कार्य जो है, तो इसमें जो अब ये वाला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो इसमें जो कार्य होगा वो शून्य होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाइड्रोजन गैस है। अब देखिए हाइड्रोजन हमारी क्या है, अम्लीय है, क्षारीय है, न अम्लीय न क्षारीय, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारी जो हाइड्रोजन गैस है कौन सी गैस है, अम्लीय है कि क्षारीय है, या फिर न अम्लीय है कि न क्षारीय है। तो इस क्वेश्चन के आंसर को हम देखते हैं। देखो हाइड्रोजन गैस ना तो अम्लीय है ना ही क्षारीय है। अब देखो यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन 6 में कि हाइड्रोजन जो गैस है ना तो अम्लीय है और ना ही क्षारीय है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का, कि जो हमारी हाइड्रोजन गैस होती है वो ना तो अम्लीय होती है और ना ही क्षारीय होती है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो सी सही हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कि मुख्य पैमाने के एक भाग की लंबाई 0.1 सेंटीमीटर तथा वर्नियर पैमाने के एक भाग की लंबाई 0.9 मीटर है। वर्नियर का स्थिरांक ज्ञात कीजिए। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन इसके पहले वाले सेट प्रैक्टिस सेट में हमने कराया है। उसमें क्या था कि अल्पतमांक ज्ञात करना था। अब इसमें क्या है, वर्नियर स्थिरांक ज्ञात करना है। मुख्य पैमाने के एक भाग की लंबाई इतना दिया गया है और वर्नियर पैमाने के एक भाग की लंबाई इतनी दी गई है और वर्नियर स्थिरांक ज्ञात करना है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को। देखिए अगर फार्मूला आपको याद है ना तो आप चीज़ें कर ले जाएंगे। तो देखिए क्या है यहाँ पे कि वर्नियर पैमाने के एक भाग का मान, यहाँ पे दिया गया कि वर्नियर पैमाने के एक भाग का मान 0.9 mm था। तो अब इसको सेंटीमीटर में चेंज करोगे क्या हो जाएगा, 0.09 सेंटीमीटर। अब वर्नियर स्थिरांक बराबर क्या होगा कि मुख्य पैमाने के एक भाग का मान माइनस वर्नियर पैमाने के एक भाग का मान। मुख्य पैमाने के एक भाग का मान और वर्नियर पैमाने के एक भाग का मान क्या हो जाएगा, वर्नियर स्थिरांक हो जाएगा। अब 0.1 और 0.009 में से घटा दोगे तो 0.01 सेंटीमीटर वर्नियर स्थिरांक आएगा। तो ये वाला फार्मूला आपको याद होना चाहिए था, बाकी आप कर लेंगे घटा करके। और mm में अगर चीज़ें दी गई तो उससे पहले आप सेंटीमीटर में चेंज करिएगा, तो उसके बाद आंसर जो आपका होगा वो सही आएगा। तो इसमें क्या है 0.01 सेंटीमीटर है ना, 0.01 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 को देखना है कि क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 जो हमारा है कि एक वस्तु का संवेग 10 किलोग्राम मीटर पर सेकंड है, उसे 2 सेकंड में रोकने के लिए बल की आवश्यकता है। वस्तु का संवेग p का मान दिया गया है 10 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। अब 2 सेकंड समय का मान दिया गया है। अब 2 सेकंड समय में रोकने के लिए बल की आवश्यकता होगी 10 न्यूटन बल, 5 न्यूटन बल, 2.5 न्यूटन बल या फिर 25 न्यूटन बल। तो इस क्वेश्चन के आंसर को हम देखते हैं। देखिए संवेग बराबर होता क्या है, संवेग बराबर p बराबर m इंटू यू होता है। क्या होता है, p बराबर m इंटू यू। अब m का वैल्यू दिया गया था 10 किलोग्राम और t का वैल्यू तो क्या दिया गया है 2 सेकंड। अब 2 सेकंड पश्चात संवेग m भी बराबर 0 हो जाएगा। तब बल क्या होगा, संवेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, बल कहते हैं ना। तो m u माइनस m v बटे t, m u का मान दिया गया था 10 और m v का मान दिया गया था 0। यानी जब क्या होगा यहाँ पे देखिए प्रारंभिक समय होगा यहाँ पे, तो m u बराबर क्या होगा 10 किलोग्राम हो जाएगा। अब 2 सेकंड बाद क्या संवेग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा है ना। जो शुरू का संवेग होगा वो 10 किलोग्राम होगा
और 2 सेकंड बाद जो संवेग होगा वो 0 हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा है कि बल बराबर संवेग परिवर्तन की दर बटे टी। तो एम यू माइनस एम वी, एम यू का मान 10 दिया गया था और एम वी का मान 0 होगा, क्योंकि 2 सेकंड बाद संवेग क्या हो जाएगा, अचानक 0 हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, एम वी की जगह 0 रखेंगे और समय का मान दिया गया था 2। अब 2 से जब भाग देंगे तो एफ का मान क्या आएगा, 5 न्यूटन आएगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा 5 न्यूटन हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 8 था, तो इसका जो सही आंसर क्या होगा, 5 न्यूटन होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा 5 न्यूटन होगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, यदि किसी तत्व ए का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 3 है तथा बी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 6 है, इन तत्वों के संयोग से बने यौगिक का सूत्र होगा। अब देखिए, कोई तत्व ए है, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया गया है 2, 8, 3। कोई तत्व बी है, उसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया गया है 2, 6। अब इन तत्वों के संयोग से कौन सा यौगिक बनेगा, ए बी बनेगा, A3B2 बनेगा, या फिर क्या बनेगा, A2B3 बनेगा, या फिर AB3 बनेगा। तो देखते हैं इसके सही आंसर को क्या है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 जो हमारा था, उसका सही आंसर क्या है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ पे दिया गया है कि तत्व ए की संयोजकता बराबर बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। देखो, कोई भी तत्व होता है उसकी संयोजकता क्या होती है। अब कोई भी तत्व होता है, मान लो ए कोई तत्व है, उसकी संयोजकता अगर ज्ञात करनी है तो मान लो 2 कोई तत्व है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, 2, 8, 3 आया। तो जो लास्ट वाला होता है वही क्या होती है, तत्व की संयोजकता होती है। तो तत्व ए की संयोजकता क्या होगी, बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी, 3 ही। तत्व ए का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम किए थे तो 2, 8, 3 ऐसे तो आया था, तो लास्ट वाला 3 आया था इलेक्ट्रॉन, तो वही संयोजकता क्या होगी, 3 हो गई। अब तत्व बी की 8 माइनस बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, 8 में से 6 घटाओगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो इसीलिए तत्व बी की संयोजकता क्या आएगी, 2 आएगी। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अतः यौगिक का सूत्र क्या होगा, A3 प्लस 2 माइनस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अतः यौगिक का सूत्र A3 प्लस का होल ट्वाइस B2 नेगेटिव का होल थ्राइस A2B3 हो जाएगा। तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, A2B3। तो देखो, ऐसे अगर क्वेश्चन आपका आता है कि कोई तत्व दिया है, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दे दिया गया है और आपसे पूछ रहा है कि उस तत्व का यौगिक सूत्र क्या है, तो जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, मान लो यहाँ पे ए का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या दिया गया था, यहाँ पे जो ए है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 3 है, तो जो लास्ट 3 है वो तत्व की संयोजकता होती है। अब बी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया गया 2, 6, तो अब देखो यहाँ पे घटाएंगे, 8 में से घटाएंगे 6 को, तो यहाँ पे 2 बचेगा, है ना। इन तत्वों के संयोग से बने हुए, अब संयोजकता आ गई तो जो लास्ट वाला होता है उसी का तिरक गुणा कर देते हैं, जैसे कि ए बी। अब ए वाले का क्या आया था, 3 आया था, तो क्या हो जाएगा, A2B3 ऐसे हो जाएगा, है ना। उल्टा अब अपोजिट हो जाता है, इसमें क्या हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, A2B3। तो क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्या है कि रेडियम का अर्ध आयुकाल 1600 वर्ष है। कोई रेडियम धातु है, उसका जो अर्ध आयुकाल है 1600 वर्ष है। कितने वर्षों पश्चात 1 ग्राम रेडियम कम होकर 0.125 ग्राम रह जाएगा। कितने वर्ष पूछ रहा है, टाइम पीरियड पूछ रहा है, कितने वर्ष बाद जो है रेडियम कम होकर 0.125 ग्राम रह जाएगा। 1600 वर्ष, 3200 वर्ष, 4800 वर्ष या फिर 800 वर्ष। तो इस क्वेश्चन के हल को देखते हैं क्या है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे क्या, इस प्रश्न का जो हल दिया गया, यहाँ पे क्या दिया गया है कि क्या दिया गया यहाँ पे, देखें, यम ओ यानी प्रारंभिक मात्रा, तत्व की जो प्रारंभिक मात्रा है उसको हमने मान लिया 1 ग्राम है। यम शेष मात्रा 0.125 ग्राम है। अब अर्धकालों की संख्या ज्ञात कर लेते हैं। तो यम बराबर होता है यम ओ 1/2 की पावर n, ये हमारा सूत्र होता है। यानी शेष मात्रा प्रारंभिक मात्रा 1/2 की घात अर्धकालों की संख्या, ये हमारा क्या होता है, फार्मूला होता है। तो हम जब फार्मूले के हिसाब से यहाँ पे मान को रखेंगे तो n की जो वैल्यू आएगी, n बराबर क्या आएगा, 3 आएगा। यही अभिष्ट वर्षों की संख्या बराबर t। यदि अभिष्ट वर्षों की संख्या हमने t मान लिया, तब t बराबर होता है n गुणे
टी बटे 1/2। तो ये हमारा सूत्र होता है जहाँ टी 1/2 अर्ध आयु काल होता है, जहाँ पे टी 1/2 क्या होता है, अर्ध आयु काल होता है। तो इसके हिसाब से यदि हम वैल्यू को रखें यहाँ पे, एन का मान अगर यहाँ पे 3 रखेंगे तो 3 रख दिया। अब अर्ध आयु काल हमारा 1600 दिया गया था, हमने वो रखा। अब 16 3 48, तो कितना हो जाएगा, 48 वर्ष। तो इस क्वेश्चन में कुछ करना नहीं था। इस क्वेश्चन में क्या दिया गया था हमको, अगर ये वाला फार्मूला याद है, प्रारंभिक मात्रा, शेष मात्रा और अर्धकालों की संख्या से यदि हम एन का वैल्यू निकाल लें यहाँ पे, तो उस एन के वैल्यू के हिसाब से अब हमारा जो ये वाला सूत्र होता है कि अभिष्ट वर्षों की संख्या एन गुणे टी हाफ, तो इसके हिसाब से जब हम फार्मूले को रखेंगे तो हमारा 48 वर्ष आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा 4800 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 4800 कहाँ दिया गया है, ऑप्शन सी दिया गया है। तो ऑप्शन सी जो है इसका लास्ट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। तो आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी और समझ में आ रहा होगा टॉपिक। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि 24.5 ग्राम पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करने पर ऑक्सीजन प्राप्त होगी। 24.5 ग्राम पोटेशियम क्लोरेट है, अगर हम उसको गर्म करते हैं तो कितनी ऑक्सीजन हमें मिलेगी। तो इस क्वेश्चन के आंसर को हम देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 जो हमारा दिया गया है यहाँ पे क्या दिया गया है कि पोटेशियम क्लोरेट यानी कि 2KClO3, इसको जब हम विभाजित करेंगे तो हो जाएगा 2KCl + 3O2 और 2KClO3 2K + Cl + 3O2। तो अब देखिए सभी का परमाणु भार याद कर लेंगे, यानी पोटेशियम क्लोराइड का परमाणु भार याद करेंगे इस प्रकार से, तो आएगा 245। और देखो 245 ग्राम इसका अब आया अणुभार, और 245 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड से प्राप्त O2। अब O2 देखिए कितना प्राप्त हो रहा है, 3 × 22.4 लीटर। अब 24.5 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड से O2 जो प्राप्त हो रहा है वो देखिए क्या है कि 67.2 × 24.5 बटे 245। अब जब इसको हमने भाग दिया तो आया 6.72 लीटर। तो 6.72 लीटर हमारा वही आंसर हो जाएगा। तो इसमें कुछ करना नहीं था। पोटेशियम क्लोराइड का फार्मूला यदि आपको याद है तो आप इस प्रकार से इसको तोड़ेंगे और 245 क्या करेंगे, इसका अणुभार निकालेंगे। अब 245 ग्राम KCl3 में से प्राप्त ऑक्सीजन निकालेंगे तो ये आ जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे, 24.5 ग्राम के लिए निकालेंगे तो आ जाएगा 6.72 लीटर। क्या आ जाएगा, 6.72 लीटर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 जो हमारा था 6.72 लीटर ऑक्सीजन हमें प्राप्त होगी, तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया गया है कि एक पंप 2 सेकंड में, क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया कि एक पंप है वो 2 सेकंड में 180 किलोग्राम जल 4 मीटर की ऊंचाई तक उठाता है। पंप की सामर्थ्य है, गुरुत्वाकर्षण जी का मान दिया गया है कि 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब पंप की सामर्थ्य को क्या होगी, 1800 वाट होगी, 4500, 7200, 3600 क्या होगी। तो अब इस क्वेश्चन के हल को देखेंगे। तो देखिए क्वेश्चन के हल को देखने से क्या हमें मिलता है कि सामर्थ्य P बराबर जो होता है कार्य बटा समय, क्या होता है, कार्य बटा समय, और कार्य बराबर क्या होता है mgh। तो W की जगह mgh रखा और T रखा। अब 180 हमारा द्रव्यमान दिया गया था, गुरुत्वाकर्षण जी का मान 10 दिया गया था, H का मान दिया गया था 0.24 और 2 से हम इसको जब भाग देंगे तो आ जाएगा 3600 वाट। तो सामर्थ्य क्या होगा, जल को वहाँ तक पहुँचाने तक 0.4 ऊंचाई तक पहुँचाने के लिए सामर्थ्य क्या लगेगा, जो शक्ति हमें लगेगी क्या लगेगी। तो इसमें कहाँ गया, सॉरी यहाँ देखिए। तो अब 4500 वाट कितना आ रहा था, 1 मिनट, क्वेश्चन नंबर कितना था, 12 था, हाँ 3600 वाट आ रहा था, सॉरी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, 3600 वाट। तो 3600 वाट जो आएगा इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया गया है हमारा कि यदि किसी स्थान पर वायुमंडलीय दाब 0.98 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो तो वहाँ पर वायु दाब में पारे के स्तंभ की ऊंचाई होगी 76 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर, 74 सेंटीमीटर। वायुमंडलीय दाब दिया गया है तो और पूछ रहा है कि पारे की ऊंचाई क्या होगी।
तो इसके जो है आंसर को हम देखते हैं। इसका आंसर क्या है यहाँ पे है, यहाँ देखिए पी का जो मान दिया गया हमारा 0.98 गुणे 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब एच पारे की ऊंचाई है तो डी का मान क्या हो जाएगा 13.6 गुणे 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। वायुमंडलीय दाब पी बराबर होता है HDG। अब यहाँ से अगर हम मान को रखते हैं तो वायुमंडलीय दाब का मान दिया गया था ये, तो हमने ये रख दिया। अब एच का वैल्यू ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, इन सब मानों को उधर ले जाएंगे और एच बराबर लिखेंगे। जब भाग देंगे इन सभी को तो क्या आ जाएगा हमारा 7400 सेंटीमीटर। तो वही 74 सेंटीमीटर जो आया हमारा इस क्वेश्चन का लास्ट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा क्या था 13 था, 12 था, 13 था जी। तो 13 में जो सही ऑप्शन हो जाएगा कौन सा हो जाएगा 74 सेंटीमीटर। तो अब देखिए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। तो 14 क्वेश्चन नंबर क्या है कि एक 50 ग्राम, यहाँ पे देखते हैं कि एक 50 ग्राम चीनी के टुकड़े पर 0.96 आयतन घनत्व के 6 ग्राम मोम से लेप किया गया। यदि लेपित टुकड़े का जल में भार 16 ग्राम हो तो चीनी का आयतन घनत्व ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में होगा। अब ये एक 50 ग्राम चीनी के टुकड़े पर 0.9 आयतन घनत्व के 6 ग्राम मोम से लेप किया गया है। यदि लेपित टुकड़े का जल में भार इतना है तो चीनी का आयतन घनत्व ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में कितना होगा। तो इस क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। दोस्तों देखिए न्यूमेरिकल जो आते हैं इसी टाइप के न्यूमेरिकल आते हैं, इसीलिए हम कह रहे हैं कि न्यूमेरिकल पर ज़्यादा फोकस कीजिए यदि आपको अच्छे नंबर लेके आने हैं और अच्छे कॉलेज आपको चाहिए। तो देखिए मोम से लेपित टुकड़े का वायु में भार तो दिया गया था 50 + 6 यानी 56 आ जाएगा। अब लेपित टुकड़े का जल में भार 16 ग्राम दिया गया था, हमने लिख लिया। जल में टुकड़े के भार में कमी, तो 56 में से अगर 16 घटाएंगे 40 ग्राम आएगा ही, तो वही क्या हो जाएगा जल में टुकड़े के भार में कमी आएगी। अब मोम लेपित टुकड़े का आयतन हटाएगा जल का आयतन, तो 40 ग्राम बटे 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, 40 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। अब देखिए मोम का आयतन, यहाँ से देखिए मोम का आयतन क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा मोम का आयतन m/d 6/0.96 और 6, इसको जब हल करेंगे तो क्या आ जाएगा। अब देखो आयतन बराबर होता है द्रव्यमान बटे घनत्व। द्रव्यमान हमारा m हो गया और घनत्व हो गया ये, तो हमने m का मान 6 रखा और 0.96 इसका मान रखा, तो आ गया 6.25 सेंटीमीटर क्यूब आयतन आ गया मोम का। अब इसी प्रकार अगर हम चीनी का आयतन ज्ञात करें तो 40 में से 6.25 घटा देंगे चीनी का आ जाएगा। अब चीनी का घनत्व ज्ञात करना है तो द्रव्यमान बटे आयतन, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। तो 50 जो हमारा दिया गया था वो हमने रख लिया और आयतन जो दिया गया था वो हमने चीनी का रख लिया। अब जो इनको भाग दिया तो आया 1.48 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, 1.48 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इसका जो आया सही आंसर आया। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 14 का जो सही आंसर है 1.4, तो 1.46 कितना था, 1.48 था कि 1.43 था, 1 मिनट एक बार देख लेते हैं। तो 1.48 था सॉरी। तो हमारा इसमें क्या हो जाएगा 1.48, क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या हो जाएगा 1.48 यानी ऑप्शन ए, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए क्या है कि एक तत्व के सल्फेट में 31.4% तत्व है, तत्व का तुल्यांकी भार है। अब एक तत्व है उसके सल्फेट में क्या है 31.4% तत्व है, तत्व का तुल्यांकी भार 23 है, 22 है, 32.4 है, 43.12 है। तो इस क्वेश्चन के आंसर को हम देखेंगे क्या है कि, तो देखिए ये क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे तत्व का तुल्यांकी भार, यहाँ से देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है तत्व का तुल्यांकी भार, तत्व का भार बटे प्रयुक्त SO4 का भार, तो गुणे SO4 का तुल्यांकी भार होगा। तत्व का भार 31.4 दिया गया था, सल्फेट दिया गया था, इसको जब घटाएंगे तो आ जाएगा 68.6 आ जाएगा। अब SO4 टू नेगेटिव वो तुल्यांकी भार आएगा तो 32 + 4 गुणे 16 बटे 2 बराबर 48 तुल्यांकी भार आएगा SO4 टू नेगेटिव का। तब तत्व का तुल्यांकी भार हम ज्ञात कर लेंगे 31.4 बटे
8.6 गुणे 48, तो इस प्रकार 22 जो आएगा लगभग करके 22 आएगा। जब इसको हम हल करेंगे तो 22 आएगा। तो इस क्वेश्चन में क्या करना था हमें कि जो हमारा क्या दिया गया था तत्व का तुल्यांकी भार, ये हमारा फार्मूला होता है कि तत्व का भार बटे प्रयुक्त SO4 का भार गुणे SO4 का तुल्यांकी भार। तो इसके हिसाब से हमें इन सब चीज़ों को चाहिए था। तत्व का भार हमें मिल गया। अब SO4 का भार हमने यहाँ से ज्ञात कर लिया 48, SO4 का तुल्यांकी भार हमने ज्ञात कर लिया तो 48 आया। तो उसका हमने क्या किया, आपस में गुणा कराया, तत्व का तुल्यांकी भार लगभग आ गया 22, जो हमारा आया लगभग करके 22 आया। तो अगर ये वाला फार्मूला आपको याद था तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर लेंगे। तो इसमें जो जहाँ भी ऑप्शन 22 बी ऑप्शन 22 दिया गया है तो वही हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 16 जो हमारा दिया गया है कि स्वतंत्र रूप से पाया जाने वाला तत्व है, कैल्शियम है, कैल्शियम है कि सोना है कि मैग्नीशियम है कि एल्युमिनियम है, तो स्वतंत्र रूप से जो तत्व पाया जाता है वो कौन सा है हमारा। तो देखिए स्वतंत्र रूप से तत्व पाया जाता है, सोना पाया जाता है। जो हमारा सोना है वो स्वतंत्र रूप से पाया जाने वाला तत्व है। तो इसका जो 16 का ऑप्शन हो जाएगा AU। अब देखिए AU जो है हमारा क्या कहलाता है, सोना कहलाता है। तो ये भी आपको चीज़ याद होनी चाहिए कि सोना का सूत्र क्या होता है, AU होता है। तो ये इसका जो ऑप्शन हो जाएगा B सही हो जाएगा। 17 एंटीटॉक्सिन का सूत्र है वनस्पति, कृत्रिम, जंतु, खनिज। तो एंटीटॉक्सिन का स्रोत क्या होता है, एंटीटॉक्सिन जो हमारा होता है उसका स्रोत क्या होता है। तो एंटीटॉक्सिन जंतु में पाया जाता है। एंटीटॉक्सिन किसमें पाया जाता है, जंतु में पाया जाता है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा जंतुओं वाला हो जाएगा। तो अगर जंतु वाला ऑप्शन दिख रहा है कहीं तो इसका ऑप्शन डी देखिए यहाँ पे दिख रहा है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या दिया गया है कि निम्न में से डिटर्जेंट है टेफ्लॉन, बेकेलाइट, ट्राइनाइट्रोबेंजीन, सोडियम लारेल सल्फेट। इसमें डिटर्जेंट पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा डिटर्जेंट है। तो अगर हम इसके आंसर को देखते हैं तो देखिए आंसर क्या दिया गया है कि सोडियम लारेल सल्फेट, सोडियम लारेल C12H25OSO3Na डिटर्जेंट है। तो अब देखिए भैया यहाँ पे क्या है, सोडियम लारेल सल्फेट जो हमारा दिया गया है, ये भी पूछ सकता है कि सोडियम लारेल सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या है, रासायनिक सूत्र क्या है। तो C12H25OSO3Na। तो आपको सोडियम लारेल सल्फेट का सूत्र भी याद होना चाहिए। और ये क्या चीज़ है, डिटर्जेंट है। तो यहाँ से आपको एक क्वेश्चन और मिल गया कि सोडियम लारेल का सूत्र क्या होता है। तो वही जो हमने भी बताया आपको वही होता है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 19 क्या दिया गया है कि C4H6 आणविक सूत्र वाले यौगिक में हैं, C4H6 आणविक सूत्र वाले यौगिक में है सभी एकल बंध, एकल त्रिबंध तथा द्विबंध, एकल द्विबंध, एकल त्रिबंध या दो बंध। तो C4H6 जो हमारा यौगिक है उसमें कौन सा बंध पाया जाएगा वो हमसे कह रहा है। तो देखते हैं कि किस प्रकार से कौन सा बंध पाया जाएगा। तो हम C4H6 में त्रिबंध या दो बंध होते हैं। कैसे होते हैं हमको दिखा दिया, देखो C को हमने यहाँ पे लिखा, फिर एक C को यहाँ पे लिखा, एक C को यहाँ पे लिखा, एक C को यहाँ पे लिखा। अब हमने इसका क्या किया, 6 कार्बन था तो 3 कार्बन यहाँ पे रखा, 1 2 3 3 2 5 कार्बन यहाँ पे रखा, बीच में ट्रिपल बॉन्ड रखा। तो इसमें क्या है, या फिर इसको इस प्रकार से दिखा सकते हैं कि H C 4 कार्बन था तो 1 2 3 4 कार्बन हो गया। और हाइड्रोजन 6 था तो 4 ऊपर 2 नीचे, तो हाइड्रोजन भी 6 हो गया। अब इसमें देखो त्रिबंध, एकल बंध, द्विबंध पाया जाता है। देखो यहाँ पे एकल बंध और द्विबंध और त्रिबंध देखो पाया जा रहा है कि नहीं। तो वही कह रहा है कि इसमें त्रिबंध या दो द्विबंध होते हैं, त्रिबंध या दो द्विबंध होते हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा क्या हो जाएगा कि एकल बंध या दो द्विबंध होते हैं। तो ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 जो है हमारा क्या दिया गया है कि क्वेश्चन नंबर 20 दिया गया कि एक धातु के तार की किसी लंबाई का प्रतिरोध 6 ओम है। यदि उसी धातु की दोगुनी लंबाई तथा पहले से आधी त्रिज्या का तार लिया जाए तो तार का प्रतिरोध होगा। एक धातु के तार की लंबाई
का प्रतिरोध 6 ओम है। लंबाई का जो प्रतिरोध दिया गया वो 6 ओम दिया गया है। अब धातु की दोगुनी लंबाई तथा पहले से अधिक त्रिज्या का तार लिया जाए तो तार का प्रतिरोध क्या होगा, मतलब तार का प्रतिरोध में क्या फ़र्क पड़ेगा। तो देखते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो हमारा हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए क्वेश्चन नंबर 20 जो है, आर बराबर क्या होता है, प्रतिरोध बराबर क्या होता है, प्रतिरोधकता बटे एल बाई ए। आर समानुपाती होता है एल बाई आर स्क्वायर के, चूँकि ए बराबर पाई आर स्क्वायर। तो R2 बटे R1 L2 बटे L1 गुणे R1 बटे R2। अब यहाँ जो है R बराबर क्या दिया गया 6 ओम, तो L1 बराबर क्या हो जाएगा L, L2 बराबर 2L और R1 बराबर R, R2 बराबर R/2। इसलिए R/6 जो होगा R/6 जो R2/6 जो होगा 2L/L होगा और गुणे R बटे R/2 का होल स्क्वायर। तो दोस्तों देखिए अब यहाँ से क्या हो जाएगा कि R2 6 गुणे 2 गुणे 4 48 ओम आएगा। तो इसमें कुछ करना नहीं था, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे आपको समझना ये था कि ये वाला फार्मूला, ये संबंध होता है कि प्रतिरोध प्रतिरोधकता लंबाई बटे क्षेत्रफल, ये हमारा फार्मूला होता है। अब यहाँ से R1 बराबर 6 ओम मान लिया हमने, और L1 बराबर L मान लिया और L2 बराबर 2L मान लिया। इसी प्रकार से R को भी मान लिया। तो हम इसलिए R2/6 हमने रखा फार्मूले के हिसाब से 2L/L, तो R बटे R2 आया। तो कुल मिलाकर के R2 हमारा क्या आया 48 ओम आ गया। तो यही जो 48 ओम हमारा आया है, यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा कि 48 ओम जो है तार का प्रतिरोध 48 ओम ही होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा। तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। एक बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध 1.5 ओम है। अब देखो भैया यहाँ पे क्या दिया गया है, कोई बैटरी है जिसका आंतरिक प्रतिरोध यानी स्मॉल r जो है 1.5 ओम है। जब उससे कोई धारा नहीं ले जाती तो उसकी प्लेटों के बीच 6 वोल्ट का विभवांतर होता है। फिर एक बाह्य प्रतिरोध से जोड़ने पर प्लेटों का विभवांतर 4 वोल्ट रह जाता है। बाह्य प्रतिरोध है 3 ओम, 6 ओम, 4 ओम, 4.8। तो देखते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को क्या है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, यहाँ से देखते हैं। देखिए यहाँ पे दिया गया R, यहाँ R बराबर स्मॉल r बराबर 1.5 ओम आंतरिक प्रतिरोध और वोल्ट बराबर विभवांतर बराबर 4 वोल्ट। अब E बराबर 6 वोल्ट और कैपिटल R बराबर क्या होगा, तो यहाँ पे जो फार्मूला होता है स्मॉल I बराबर E बटे R प्लस कैपिटल R और बराबर V बटे R। तो देखो यहाँ से विभवांतर दिया गया था 6 और R का वैल्यू हमने ऐसे रखा 1.5 प्लस R, है ना। तो अब क्या होगा, जब इनको हम क्या करेंगे आपस में सॉल्व करेंगे तो R का मान आएगा 3, है ना। 3 गुणा करके सॉल्व करेंगे तो R का मान क्या आएगा 3 आएगा। तो R का मान कितना आ जाएगा 3 ओम आ जाएगा। तो ये इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 3 ओम। बाह्य प्रतिरोध कितना होगा 3 ओम होगा। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। दो वस्तुओं के ताप 327 डिग्री सेल्सियस 127 डिग्री सेल्सियस हैं। उनके विकसित ऊष्मीय विकिरणों की दर में क्या अनुपात होगा, उनसे विकसित ऊष्मीय विकिरणों की दर में क्या अनुपात होगा। अब ताप दिया गया, अनुपात पूछ रहा है। तो इस क्वेश्चन के आंसर को हम देखते हैं कि क्या यहाँ पे है। देखिए E समानुपाती होता है T की घात 4 के, है ना। तो अब E1/E2 T1 4 T2 4। अब हमने यहाँ पे मान रखा 273 प्लस 327 और 273 प्लस 127 की घात 4। जब हम इसको हल किया तो 81/16 आया। तो E1 अनुपात E2 81/16 आएगा। तो E1 अनुपात E2 क्या आया 81/16 आ गया। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा 81/16 हो जाएगा। तो अभी देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23 क्या है कि वायु में 400 मीटर पर सेकंड की चाल से चलते हुए ध्वनि वायु में 400 मीटर पर सेकंड की चाल से चलते हुए ध्वनि तरंग की लंबाई 80 सेंटीमीटर। ध्वनि तरंग का आवृत्ति होगी 5 हर्ट्ज, 500 हर्ट्ज, 800 हर्ट्ज या फिर 8 हर्ट्ज। तो इस क्वेश्चन के आंसर को हम देखते हैं क्या है कि क्वेश्चन नंबर 23 जो हमारा दिया गया है यहाँ जो लैम्डा दिया गया 80 सेंटीमीटर दिया गया है ना।
तो भी बराबर क्या हो जाएगा 400 गुणे 1000 यानी कि 40,000 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो अब देखें यहाँ से क्या हो जाएगा भी बराबर न्यू इंटू लैंडा। तो भी बराबर न्यू इंटू लैंडा, तो लैंडा का मान 40,000 निकाला हमने, तो वहाँ हमने 40,000 रख दिया। तो इन बराबर क्या आ जाएगा 50 हर्ट्ज आ जाएगा इसके हिसाब से। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 23 की और 23 तो हमारा होगा 24 की ओर बढ़ते हैं। तो 1 मिनट दिखाते हैं आपको। 22 23, तो इसमें जो सही ऑप्शन हो जाएगा 5 हर्ट्ज हो जाएगा। तो इसका जो सही ऑप्शन 5 हर्ट्ज हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ बढ़ते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस पर बादलों की गड़गड़ाहट रोशनी देखने के बाद 5 सेकंड बाद सुनी गई। यदि तापमान 20 डिग्री सेल्सियस होता तो ध्वनि सुनाई देती। अब तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है, क्वेश्चन का सही आंसर इसमें देखते हैं क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 का जो सही आंसर है क्या है कि 0 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि का वेग 332 मीटर पर सेकंड होता है। तो 5 सेकंड में ध्वनि द्वारा चली गई दूरी v इंटू टी, तो 332 गुणे 5 1660 मीटर। तो बादलों की दूरी 1660 मीटर है, तो इसलिए 20 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि का वेग 332 धन 20 गुणे 0.6, तो आएगा 344 मीटर पर सेकेंड। अतः ध्वनि सुनने में समय लगेगा। तो क्या समय लगेगा ध्वनि सुनने में, देखिए यहाँ से यस बाई भी 1660 बटे 344 4.8 सेकंड जो हमको समय लगेगा वो हम ज्ञात कर लिए। 4.8 जो होगा वही हमें क्या लगेगा समय लगेगा। तो देखते हैं इसका आंसर क्या है 4.8 सेकंड बाद। तो पहला वाला इसका आंसर सही हो जाएगा। और 25 कह दिया गया कि हाइड्रोजन के 60 घन सेंटीमीटर के विसरण में हाइड्रोजन के 60 घन सेंटीमीटर के विसरण में 90 सेकंड लगते हैं। तो N2O के 30 घन सेंटीमीटर के विसरण में लगभग समय लगेगा। तो इस क्वेश्चन के आंसर को हम देखते हैं क्या है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, देखिए क्वेश्चन नंबर 25 जो है यहाँ पे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे R1 बटे R2 V1 बटे T1, हाँ यहाँ पे क्या कि R1 बटे R2 V1 बटे T1 और गुणे T2 बटे V2। अब ये वाला सूत्र आपको याद होना चाहिए, तभी आप इसको हल कर पाएंगे। √M2 बटे M1, जहाँ V1 60 सेंटीमीटर क्यूब, अब T1 90 सेकंड, V2 30 सेंटीमीटर क्यूब, H2 अड़ुभार 2 गुणे 1 यानी 2 N2 का अड़ुभार, तो आ जाएगा 44। समीकरण 1 2 बटे समीकरण 1 से V1 T2 बट्टे V2 T1 √M2 बटे M1। तो जब यहाँ पे मान रखेंगे, जब इनको हल करेंगे तो T2 बटे 45 बराबर क्या आएगा √22। जब इसको हल करेंगे तो T2 बराबर आएगा 4.7 गुणे 45 211 सेकंड लगभग। तो यही हमारा क्या हो जाएगा 211 सेकंड लगभग इसका आंसर हो जाएगा। तो 211 सेकंड जहाँ भी ऑप्शन में दिया गया है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 26 क्या दिया गया है कि एक विद्युत धारा 5.6 लीटर को एक विद्युत धारा जो है 5.6 लीटर हाइड्रोजन को NTP पर विस्थापित करती है। इस धारा से सिल्वर की विस्थापन होने वाली मात्रा है। Ag का तुल्यांक भार 108 दिया गया, 27 ग्राम, 50 ग्राम, 55 ग्राम, 260 ग्राम। तो 26 वाले क्वेश्चन का आंसर जो हम देखते हैं हमारा क्या है कि चूँकि 244 लीटर H2 का भार 2 ग्राम H2 प्लस अड़ुभार, तो इसलिए 5.6 लीटर H2 का भार 2.5 बटे 224 बराबर 2.5 ग्राम। विस्थापित Ag का भार विस्थापित हाइड्रोजन का भार, Ag का तुल्यांक भार हाइड्रोजन का तुल्यांक भार। तो अब देखिए WAB यहाँ से क्या हो जाएगा WAB बटे WH EAG EH, WAG बटे 0.5 108 बटे 1। WAG बराबर क्या आ जाएगा 5 यानी 54 ग्राम आ जाएगा। क्या आ जाएगा डायरेक्टली 54 ग्राम आ जाएगा इसको सॉल्व करने के बाद। तो इस क्वेश्चन को आप देख लीजिए और आशा करते हैं यहाँ तक के क्वेश्चन को आपको समझ में आया होगा। तो अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्या है पोटेशियम डाइक्रोमेट में क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या है। तो बाबू आपको बताते चलें ये वाला क्वेश्चन जो है वेरी इंपॉर्टेंट है। ये वाला क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है कि ऑक्सीकरण संख्या बताओ, कोई भी दे देगा यौगिक,
उसकी ऑक्सीकरण संख्या पूछेगा और आपको बताना पड़ेगा। तो ऑक्सीकरण संख्या पोटेशियम डाइक्रोमेट की पूछा, K2Cr2O7 की पूछा। देखते हैं क्या है। K2Cr2O7 का अगर हमें ऑक्सीकरण संख्या चाहिए तो क्या हो जाएगा 2 + K + 2KrX। तो 7O2 2 नेगेटिव तो इसका जब हल करेंगे तो x बराबर क्या आएगा +6 आएगा। तो अच्छा, हल करने का तरीका क्या है, जो यहाँ पे 2 है पहले लिख दो, 2 यहाँ पे पहले रख दो, सबका क्या रख दो यहाँ पे संयोजकता रख दो सबकी। तो पोटेशियम संयोजकता 1 होती है, क्रोमियम की 7 होती है, इस प्रकार से नहीं क्रोमियम नहीं ऑक्सीजन की 7 होती है। तो हमने इस प्रकार से सबकी संयोजकता को रखा और इसको जब हल किया तो x का वैल्यू हमारा 6 आया, +6 आया चिन्ह के साथ। तो इसीलिए क्या हो गया 27 का +6, 27 वाले +6 आंसर हो जाएगा। तो 28 देखिए, एक निर्जल पदार्थ का अणुभार 64 है तथा क्रिस्टलीय अवस्था में अणुभार 100 है। क्रिस्टलीय पदार्थ के एक अणु में जल के अणुओं की संख्या होगी। एक निर्जल पदार्थ का अणुभार 64 है, एक क्रिस्टलीय अवस्था में अणुभार 100 है, तो क्रिस्टलीय पदार्थ के एक अणु में जल के अणुओं की संख्या क्या होगी, 5 होगी, 2 होगी, 4 होगी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस टाइप के क्वेश्चन को देखो किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। निर्जल पदार्थ का भार, निर्जल पदार्थ मान लो m है, उसका जो भार है 64 है। H2O के एक अणु का भार, तो एक अणु का भार क्या होगा 16 2 18 ही तो होगा। माना जल के अणुओं की संख्या x होगी, तब m × x H2O का भार 100 होगा। अब देखो m का भार क्या हो जाएगा +x गुणे जल के एक अणु का भार तो 100 और प्लस में क्या हो जाएगा 100 बराबर 64 + x गुणे 18 यानी कि 100 आ जाएगा। तो इसका जो सही आंसर क्या आएगा 100 आएगा। 100 कितना आ जाएगा 100 आएगा। तो अब इसको जब हम क्या करेंगे सॉल्व करेंगे और तो इसमें क्या हो जाएगा, तो इसमें कोई ऑप्शन 100 दे नहीं रहा, तो इसलिए इसका जो ऑप्शन डी हो जाएगा सही हो जाएगा। तो आशा करते हैं ये आपको वीडियो अच्छा लगा। इसका प्रैक्टिस सेट 2 का पार्ट 1 था। अब इसके पार्ट 2 को हम अगली वीडियो में लेके आएंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।